हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने दो लेक्चर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डायमेंशन एनालिसिस, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस की है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने दो एप्लीकेशंस डिस्कस की है। एक तो चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, कोई फॉर्मूला सही है या गलत, कोई भी अननोन रिलेशन सही है या गलत, जो भी कोई भी रिलेशन हमने लिखी है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए दोनों तरफ हम फॉर्मूले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। दोनों तरफ डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है इसका मतलब रिलेशन करेक्ट है। दूसरी चीज हमने सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस की थी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हम उस क्वांटिटी के डिपेंडेंस फैक्टर का पता हो। अगर हमें उस क्वांटिटी के डिपेंडेंस फैक्टर का, कि वो क्वांटिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स का अगर हमें पता है तो उसका फॉर्मूला हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सोल्व करने के लिए, आंसर के लिए बोला था कि कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सोल्व नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सोल्व करेंगे, मैंने रिप्लाई भी किया है वहां पे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व कराएंगे हम लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आज हम उस क्वेश्चन को सोल्व जरूर करेंगे, लेकिन लास्ट में। अभी हम स्टार्ट करेंगे उसी एप्लीकेशंस पे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत से न्यूमेरिकल, वो हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में। तो माय नेम इज सुनील कुमार एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल चैनल इंस्पायरिंग फिजिक्स। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे वो आज आए हुए क्वेश्चन है। पहले नीट एंड AIPMT के अंदर पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट है। एप्लीकेशन सेकंड ही, अभी थर्ड एप्लीकेशन में हम नहीं पहुंचे हैं। थर्ड एप्लीकेशन एक और होती है इसकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बाद में पहले सेकंड एप्लीकेशन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेकंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन की अच्छी तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज उसी पे बेस्ड। हमारे पास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे पास आया है नीट या AIPMT में 2014 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में गिवन ये है हमारे पास F V एंड T आर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, आप कहोगे सर फंडामेंटल क्वांटिटी तो होती नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी तो होती है ML और T। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये जनरल होता है। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, क्या गिवन है कंडीशन कि F फोर्स, V वेलोसिटी और T यहां पर जो गिवन है वो हमारे पास है टाइम। और यहां पर जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास in terms of FVT। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से इधर देखो। इससे पहले हम डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का हमने निकाला, डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी किसकी टर्म में निकाला, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी, MLT। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी MLT के बजाय इस क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चले फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को। तो मास का डायमेंशन निकालो किसकी टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की टर्म में। किसकी टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की टर्म में। किसका डायमेंशन निकालेंगे, मास का डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से।
अगर मास का डायमेंशन हमें इनकी टर्म्स में निकालना है, इसका मतलब मास जो है वो इस पे डिपेंड करेगा, मतलब इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंस है वेलोसिटी, एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करके लिखूं तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी टी रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर जेड, एक्स वाई एंड जेड। लास्ट जो हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी सेम टू सेम उसी तरह से किया है, बस इतनी बात है कि वहां पर डिपेंडेंस फैक्टर जो होते थे वो गिवन होते थे कि ये क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स वेलोसिटी टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, और जो डायमेंशन निकलेगा वो इसी टर्म्स में निकलेगा, मास लेंथ और टाइम की टर्म में नहीं। डायमेंशन ऑफ मास जो निकलेगा वो एफ और वी और टी की टर्म में कैलकुलेट करना है। इधर देखो, अगर इस टर्म्स में निकालना है मतलब मास इन पे डिपेंड करेगा, फिर अगर मास डिपेंड करेगा तो हम लिखेंगे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f रेज टू पावर x, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर y, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर z। कंबाइन करके लिखोगे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू fvt इक्वल टू लगाओगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, f रेज टू पावर x v रेज टू पावर y t रेज टू पावर z। इसके बाद डायमेंशन लिखे हम दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा हमारे पास मास के लिए m1 L0 T0। राइट हैंड साइड के डायमेंशन लिख दो, राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, फोर्स है पहली क्वांटिटी, यहां पर ये चीज ध्यान रखना, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, F यहां पर फोर्स है, गिवन है ये चीज क्वेश्चन में, V वेलोसिटी है और T क्या है, टाइम है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन मैंने याद रखने के लिए कहा है, पीछे दोनों लेक्चर्स में कहा है कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है फोर्स का डायमेंशन। m1 L1 T-2 ड्राइव कर चुके, बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रखने लगोगे, याद रहने लगेगा अपने आप ही। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 और T-2। उसके बाद डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखोगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी m0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ l अपॉन t1। इस t1 को कहो तो यहां ले जाके लिख दो ऊपर, चलो आगे लिख लेंगे, यही लिखा रहने दो, मतलब इसको लिख सकते हो m0 L1 T-1, और उसके बाद लिखो डायमेंशन ऑफ t, और डायमेंशन ऑफ t तो टाइम का t होगा, m0 L0 T1। क्लियर है, दोनों तरफ डायमेंशन लिखे, यहां पर पुट करो इस इक्वेशन में, यहां पर पुट करोगे तो इसका डायमेंशन आ गया m1 L0 T0, के डायमेंशन लेस है, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 रेज टू पावर x, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने लिखा m0 L1 और t ऊपर लिख रहा हूं, t1 है, L1 अपॉन t डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो t लिखोगे तो ऊपर गया तो माइनस t1 रेज टू पावर y, और इधर आपके पास डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू क्या आ गया, m0 L0 T1 रेज टू पावर z। जिन जिनका बेस सेम है, मैथ की प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, मैथ बहुत पढ़ते हैं आप, मैथ की प्रॉपर्टी है कि बेस जिनका सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है, बेस जिनका सेम है उनकी पावर ऐड कर लो, m0 L0 T0 के m पावर 1 रेज टू पावर x। बेटा एक दिन पहले भी मैंने बताया x स्क्वायर रेज टू पावर 3, पावर मल्टीप्लीकेशन होती है इस केस में, इसको क्या लिख सकते हो, x रेज टू पावर 6। तो इसी तरह से m की पावर 1 रेज टू पावर x, मतलब हमारे पास m की पावर x तो यहाँ पे हुई, यहाँ पर m की पावर 0 रेज टू पावर y 0, m पावर 0 रेज टू पावर x सॉरी z 0, मतलब हमारे पास m x, L1 रेज टू पावर x तो Lx तो यहाँ पर हुआ, L1 रेज टू पावर y तो y यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 0 क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ z 0, मतलब L बेस सेम है, पावर ऐड होगी x यहाँ पर y यहाँ पर, x प्लस y। क्लियर, उसके बाद t -2 रेज टू पावर x -2x माइनस y प्लस z, मतलब हमारे पास t का हुआ -2x
यहां से -y प्लस होना था लेकिन माइनस आ रहा है इसलिए माइनस हो गया, पावर ऐड होती है लेकिन यहां पर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -y हो जाएगा और यहां पर +z, ये हमारे पास हो गया। अब वही सेम टू सेम प्रोसीजर, पहले जितने भी क्वेश्चन किए सेम टू सेम में पावर को कंपेयर करना दोनों तरफ से, m की पावर को दोनों तरफ से कंपेयर कर दो, l की पावर को दोनों तरफ से कंपेयर कर दो, t की पावर को दोनों तरफ से कंपेयर कर दो, x y z की वैल्यू निकालो, x y z की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, मास का डायमेंशन आ जाएगा f t f v और t की टर्म्स में। ध्यान से देखो, पावर ऑफ कंपेयर द पावर ऑफ m की पावर कंपेयर करो, वहां से m की पावर 1, यहां से m की पावर x और m है नहीं, x is equal to 1। कंपेयर पावर ऑफ l की पावर, यहां से l की पावर 0, इधर से l की पावर 0, इधर से l की पावर x प्लस y, इसको लिख सकते हो x is equal to -y, x is equal to -y। और पावर ऑफ t, पावर ऑफ t यहां पर 0, पावर ऑफ t यहां पर -2x -y प्लस z, एक इक्वेशन ये आई। बेटे ध्यान से देखना एक बार, x की वैल्यू हमें पता है भाई, x की वैल्यू 1 है हमें पता है। अगर x की वैल्यू है मैं यहां पर पुट कर दूं तो यहां पर क्या बनेगी, यहां पर x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 1 तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू -2 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, -y प्लस z, 2 को इधर ले जाओ प्लस हो गया, z माइनस y, क्लियर। 2 इज इक्वल टू z माइनस y है ना, तो यहां से z माइनस y, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, इधर देखो x इज इक्वल टू -y, x की वैल्यू 1 तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू -1, क्लियर, y इज इक्वल टू -1। बेटे इन दोनों से देख लो एक बार, कुछ भी नहीं है, यहां से m की पावर को कंपेयर किया, x की वैल्यू 1 आई, l की पावर को कंपेयर किया, x प्लस y इज इक्वल टू 0 आया, x इज इक्वल टू -y लिख दिया, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहां पर y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो z, ये 2 नहीं है भाई, z है ये, z y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, z इज इक्वल टू, z इधर उसको उधर ले जाओ 2 -1, तो हमारे पास z इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, z इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमारे पास z की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, कहां पर पुट कर दें, इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम बना के चले इसमें पुट कर ले, हमारे पास m का डायमेंशन आ जाएगा, m इज इक्वल टू, वो डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है k, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन है, मैंने पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में कई बार ये बात बताई है कि ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है। यहां पर m इज इक्वल टू f रेज टू पावर x, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, v की पावर y, y की वैल्यू -1, और t रेज टू पावर z की वैल्यू 1, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया, मास का डायमेंशन आ गया f1 v-1 t1। बेटा यही तो होता था डायमेंशन फॉर्मूला, mlt रेज टू पावर x y z की वैल्यू हर क्वांटिटी के लिए होती है, किसी भी क्वांटिटी के लिए x y z कुछ भी आता है भाई। फोर्स के लिए हम लिखते हैं तो क्या आती है, फोर्स के लिए m1 l1 t -2, मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -2। तो इसी तरह से हम m का फॉर्मूला हमने निकाला, m का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला किसकी टर्म में, फोर्स वेलोसिटी टाइम की टर्म में। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसके अंदर सीधा डायमेंशन किसी में नहीं पूछा जाता कि डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखो ना, आपके पास इन फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज को बदल देगा वो। फंडामेंटल हम पढ़ के आए एमएलटी, लेकिन एमएलटी नहीं है, फंडामेंटल हम एमएलटी पढ़ के आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस में हमारे पास कंसीडरेशन है कि हम फंडामेंटल एमएलटी को नहीं एफवीटी को फंडामेंटल यूनिट्स मान रहे हैं, तो डायमेंशन भी फिर किसकी टर्म्स में आएगा, एफवीटी की टर्म्स में आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट
2014 का क्वेश्चन नीट का आया हुआ, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो इसको छाप ले। फिर एक बार वीडियो को पॉज करें, टीप ले इसको, टीपू सुल्तान की तरह टीप ले इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर आप हमें चीटा समझते हो, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं सर, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, वीडियो चल रहा है, यस ठीक ठाक दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। देखिए नोट किया। एक दो तीन क्वेश्चन और करेंगे। एक आपकी प्रॉब्लम थी लास्ट लेक्चर की, वो भी लास्ट में सोल्व करेंगे। साफ करूं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2015 का एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने। EVT फंडामेंटल यूनिट्स, EVT आर फंडामेंटल यूनिट्स, EVT फंडामेंटल यूनिट्स है। आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन in terms of EVT, सॉरी EVT। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन, और अगर इससे निकाले तो M1 L1 T-2 फोर्स का, लेंथ का L1 L1 गया, कराया भी था फर्स्ट लेक्चर में, T-2 ये आ गया। लेकिन ये इसमें निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन हमसे MLT की फॉर्म में नहीं पूछ रहा है सरफेस टेंशन का डायमेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्वेश्चन हमसे MLT की टर्म्स में नहीं, किसकी टर्म्स में पूछ रहा है, EVT की टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए MLT फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए EVT फंडामेंटल यूनिट है। और EVT अगर फंडामेंटल यूनिट है तो फिर इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा। सर E क्या है, यहां पर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, E यहां पर एनर्जी, V यहां पर वेलोसिटी, और 30 यहां पर टाइम, T यहां पर क्या है, टाइम है। तो यहां पर डायमेंशन निकालो सरफेस टेंशन का, किसकी टर्म्स में, EVT की टर्म्स में, क्योंकि यहां पर EVT को फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है। कैसे सोल्व करें, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, और इसका एक इससे भी खूबसूरत सॉल्यूशन। देखो उसी तरह से अगर सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमें इनकी टर्म्स में निकालना है तो इसका मतलब सरफेस टेंशन इन पे डिपेंड करेगा। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज टू पावर x, लेट अजम्पशन है ये हमारा, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू पावर y एंड सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर z। मैं बार बार कह रहा हूं ये 2 नहीं है, z है, ये x y z, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया मैंने, कांस्टेंट लगेगा K, E रेज टू पावर x, V रेज टू पावर y एंड T रेज टू पावर z। क्लियर, बहुत अच्छे। दोनों तरफ डायमेंशन लिख लो, LHS डायमेंशन, LHS का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू FIL, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, सरफेस टेंशन FIL। FIL का मतलब हमारे पास होगा M1 L1 T-2 अपॉन L, L से L मर गया, L0 T-2, M1 L0 T-2। और उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ एनर्जी, सॉरी RHS में एनर्जी का डायमेंशन ऑफ E, और E का डायमेंशन होगा M1
याद रहे सभी को, प्रैक्टिस करें बार बार। डायमेंशन की एक्सरसाइज दे रखी है, बुक्स के अंदर गिवन है सभी डायमेंशन फॉर्मूले, बहुत सारे डायमेंशन गिवन है, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी क्वांटिटी हमारे 11th के सिलेबस में आएगी, वहां पर हम सबका डायमेंशन लिखते चलेंगे। लेकिन कुछ जरूरी डायमेंशंस हैं वो जरूर लिख लें, वो जरूर याद हो हमें, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, वर्क हुआ, फोर्स हुआ, पावर हुआ, ये कुछ जनरल है, तो इनका डायमेंशन हमें जरूर याद हो। डायमेंशन ऑफ ई m1 l2 और t-2, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ v अभी बताया था L1 अपॉन T1। अच्छा जी, डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू हुआ T1, m0 l0 लिखो तो ठीक है, ना भी लिखो तो भी ठीक है, T1 लिख दो, ठीक है। अब ये सारे के सारे डायमेंशन पुट कर लो, सारे के सारे डायमेंशन पुट कर लो, पुट करने के बाद पावर कंपेयर कर दो दोनों तरफ से, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू यही पुट कर दो, हमारे पास एस का डायमेंशन आ जाएगा, किस टर्म में, ईवीटी की टर्म्स में। ऐसे ही करते थे पहले, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ऐसे ही किया है। इधर देखो, इसका डायमेंशन लिखो भाई, इसका डायमेंशन लिखा तो m1l0t-2। अच्छा जी, के को हटा देंगे बाद में, हमें पता नहीं के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ई का डायमेंशन लिखो m1l2t-2 पावर रेज टू पावर x। उसके बाद लिखो डायमेंशन ऑफ v, v का डायमेंशन m तो है नहीं, 0 l1 है, और ये t ऊपर गया तो t1 है, ऊपर गया तो -1, ठीक है, पावर y। और उसके बाद है डायमेंशन ऑफ t, मास नहीं है 0, l भी नहीं है 0, और t1 रेज टू पावर z। जिन जिन का बेस सेम है उनकी पावर को ऐड कर लो, उसके बाद कंपेयर कर दो। m1l0t-2 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, इधर के m पावर 1 रेज टू पावर x, mx हो गया 0 0, मतलब m रेज टू पावर x, ठीक है, l पावर 2 2x 2x, y यहां पर 0, मतलब l 2x प्लस y। उसके बाद t -2x -y प्लस z, t की पावर -2x, यहां से -y ऐड करनी है, लेकिन इनके सामने माइनस आ रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, ये -2 -x। आपको पता ही मैथ में पढ़ते हो कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, लेकिन अगर पावर के सामने नेगेटिव साइन आ रहा हो तो फिर सब्ट्रैक्ट होगी, तो -2x -y, और यहां पर 1 है तो ये आ जाएगा +z, ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करोगे पावर को तो पावर ऑफ m, पावर ऑफ m वहां से 1, यहां से पावर ऑफ m x, x इज इक्वल टू 1, सोल्व हुआ, x इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हमने। उसके बाद पावर ऑफ l, पावर ऑफ l, पावर l को कंपेयर करेंगे तो यहां से l की पावर 0, यहां से l की पावर 2x प्लस y, तो यहां से वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहां से वैल्यू आई 2x की वैल्यू पुट कर लो भाई, x इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस y, भाई 2 इंटू 1 2, प्लस y इज इक्वल टू 0 है ही, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ t, पावर ऑफ यहां दिखाई दे रहा क्या, पावर ऑफ t दिखाई देगा क्या, यहां चेक करता हूं एक बार, मैं चेक कर लेता हूं, सर हमें क्या पता दिखाई देगा नहीं देगा, देगा। पावर ऑफ t, पावर ऑफ t में -2 यहां पर, और -2x -y प्लस z, सोल्व होगा बेटा, बिल्कुल होगा। यहां से -2 x की वैल्यू पुट कर लो 1, तो वहां से हो गया इक्वल टू -2, 2 इंटू 1 2, -2, y की वैल्यू 2 है, -2 है तो 2 2 रखोगे तो ये हो गया +2, भाई यहां पर -y है, y की वैल्यू -2 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो +2 हो गया। और z हमें निकालना है तो z ही होगा, और z तो z ही होगा सर, तो ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस और +2, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या बच गया फिर 2, मतलब हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या हुआ फिर भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 2, तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू k e रेज टू पावर x, x की वैल्यू 1, v रेज टू पावर y, y की वैल्यू -2,
और t रेज टू पावर z और z की वैल्यू +2, z की वैल्यू +2 नहीं, z की वैल्यू -2, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या जाएगा वहां से, t की पावर -, k की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम लिख देंगे इसका डायमेंशन E1 v -2 t -2। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था 2015 AIPMT, 2015 AIPMT। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, और एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल करेंगे। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारे पास 2015 का ही है AIPMT में, दूसरा क्वेश्चन 2015 का, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, बहुत ही खूबसूरत आपकी तरह। इधर देखो, साफ करूं क्या, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने पढ़ा है, वेलोसिटी का डायमेंशन, क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशन सेम होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी का भी। वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास किसी सॉलिड की फ्लूइड के अंदर होती है। जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, तो उस लिक्विड के अंदर वो सॉलिड एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करता है किसी पॉइंट पे जाके, और उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। यूनिट नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास में ही। Vc इज डिपेंड ऑन, गिवन है, Vc इज डिपेंड ऑन, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। लास्ट क्वेश्चन जिसमें तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, उसमें मैंने इस चीज को डिस्कस किया था और बताया था इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, और ये होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, ये डिस्कस किया था मैंने, लेकिन फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। कैसे बच्चे हो तुम। इधर देखो, ईटा रेज टू पावर एक्स, एक तो इस पर डिपेंड कर रहा है, एक रो वाई डेंसिटी रेज टू पावर वाई, और एक आर रेडियस और रेज टू पावर जेड। बात समझ आई, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, डायमेंशन नहीं निकालना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखो। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, लिख लेते हैं एलएचएस, और एलएचएस में डायमेंशन वीसी का m0 l1 t-1, मैं कई बार बता चुका हूं। ये जो जनरल क्वांटिटीज हैं जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 9 से 9 में पढ़ा, 10th में पढ़ा, ये क्वांटिटी जितनी भी हमारे पास आई उनका डायमेंशन याद हो सभी को, वो बार बार यूज होंगे। m0 l1 t-1, राइट हैंड साइड में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा डायमेंशन होता है सर m1 l-1 t-1। कैसे निकाला था, ध्यान है कुछ, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर्मूला फिर दोबारा बता दूं एक बार, ईटा का फॉर्मूला होगा F इंटू डेल्टा L अपॉन A इंटू एरिया है, डेल्टा L लेंथ है, और A इंटू डेल्टा V, ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी है मतलब एरिया, लेंथ, फोर्स। इन चारों का डायमेंशन लिख लो, और इन चारों का डायमेंशन लिखोगे तो सोल्व होके यही आएगा। बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सर यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया तो यहां पर क्या सोल्व करके दिखाएं, नो, सोल्व करके नहीं दिखाना, आप याद रखें, क्या रखें, इसको याद रखें। बार बार डायमेंशन फॉर्मूले हमें क्वेश्चन में सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डायमेंशन सोल्व लिखने आने चाहिए, सोल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूले का केवल यूज होता है, बार बार ड्राइव ना करें उस चीज को। m1 l-1 t-1 मैंने फॉर्मूला बता दिया, और इसमें जितनी भी क्वांटिटी यूज हो रही है उन सभी का डायमेंशन हमें पता है। फोर्स का पता है, लेंथ है डेल्टा L लेंथ है, लेंथ का L1 हो गया, एरिया का L2 हो गया, वेलोसिटी है L1 t-1 हो गया। लिख के सोल्व करोगे,
डिवाइड करोगे जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो बचेगी यही बचेगा, m1 l-1 और t-1। सोल्व करके देख लेना, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, पहले मैं करा भी चुका हूं लास्ट लेक्चर में। उसके बाद है डेंसिटी, राइट हैंड साइड में डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब L3। इसका डायमेंशन लिखोगे m1 l3 t0। और अगला है हमारे पास r v नहीं है r, और r है रेडियस, और रेडियस इसका डायमेंशन हो जाएगा m0, रेडियस लेंथ होती है t0। हलवा हो गया सवाल, अभी बहुत ही ज्यादा हलवा हो गया, बहुत ही आसान। इधर देखो, इसका डायमेंशन लिख दो m0 l1 t-1। इतने क्वेश्चन कर चुके, अब तो सोल्व हो जाना चाहिए ये। मेरे सोल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जानी चाहिए थी। m1 l-1 t-1 रेज टू पावर x, m1 l3 t रेज टू पावर 0, उसके बाद m0 l1 t0 रेज टू पावर यहां पर y, यहां पर रेज टू पावर z, सॉरी रेज टू पावर z। सोल्व करेंगे, पहले जिनका बेस सेम है उनकी पावर ऐड करके लिख लो, उसके बाद कंपेयर कर दो। जिनका बेस सेम है उनकी पावर को ऐड कर लो, कंपेयर कर लो दोनों तरफ से, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी m0 l1 t-1 इक्वल टू m पावर 1 रेज टू पावर x, m की पावर x प्लस 1 y, तो प्लस y यहां पर 0 है। उसके बाद l माइनस x, यहां पर प्लस 3y, अरे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पावर के साथ बस, और यहां पर प्लस z है, और t रेज टू पावर माइनस x, क्योंकि -1 इंटू एक्स माइनस x, और माइनस x के बाद यहां पर 0 है तो यहां पर 0, यहां पर 0 है तो यहां पर 0। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर लो, सबसे पहले t की पावर कंपेयर कर लो, क्योंकि ये सबसे छोटा है। यहां पर t की पावर x है, यहां पर -1 है, x की वैल्यू 1 आ रही है आपके सामने देखो। तो यहां से पावर ऑफ t का माइनस x इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 1। सर ये तो हम भी कर लेते हैं, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत ही हल्का सवाल करवा दिया आपने। पावर ऑफ APMP 2015 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले। पावर ऑफ L में -x प्लस 3y प्लस z है ये z, और उधर से 1, भाई यहां से -x प्लस 3y प्लस z, यहां से 1, तो x की वैल्यू हमें पता है, लेकिन y की वैल्यू ना z की वैल्यू पता हमें, तो इस इक्वेशन को छोड़ दो, अभी थोड़ी देर बाद हम इस चीज को देखेंगे। इस इक्वेशन को छोड़ो, यहीं पे बाद में सोल्व करेंगे, पहले पावर ऑफ m को कंपेयर कर लो। पावर ऑफ m को कंपेयर करने के बाद कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा, वहां से 0, यहां से x प्लस y, और यहां से x इज इक्वल टू माइनस वाई, x की वैल्यू 1 है, तो फिर y की वैल्यू आई हमारे पास -1। x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहां से -1, और अब ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, देखो ध्यान से, क्योंकि x की वैल्यू 1 हमारे पास यहां पर पुट कर दे, y की वैल्यू -1 यहां पर पुट कर दे, z कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट करो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो -3 हो गया वो, क्योंकि -1 पुट -3 प्लस z, और इज इक्वल टू इधर 1 है कि नहीं? बिल्कुल है सर, ये 2 नहीं है भाई, ये z है, हाँ कभी 2 समझो इसको। तो -1 -3, बोलो भाई, -1 -3 -4, -1 -3 -4, -1 -3 -4। कहीं गलती हुई क्या? -1 प्लस 3y, ठीक है, देखो ठीक है, ये हुआ -1 माइनस -1, और ये है -1, तो यहां पर रखोगे तो -1, ठीक है, -4 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी भाई? यहां से वैल्यू आएगी z इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करो।
m1 l1 t माइनस वन, m1 l माइनस वन t माइनस वन, m1 डेंसिटी है l, ये गलती है, ये m1 l3, m1 l3 ऊपर गया तो ये -3, तो -3 तो ये वैल्यू क्या आएगी -3y। मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक की हमने, -3 आएगा बेटा, यहां पर गलती कर रखी थी, हमने प्लस l+3 लिखा हुआ था, जबकि डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अपॉन l3 ऊपर गया तो ये डायमेंशन यहां पर क्या आएगा l-3, ठीक है। तो यहां पर -3y हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, बाकी वो दोनों वैल्यू ठीक है, ये एक वैल्यू गलत आ रही थी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वो -1 हुआ, y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो एक माइनस अब पहले है, तो अब कितना हुआ, अब हो गया +3, और अब हो गया यहां पर z, और यहां पर हो गया 1, तो 3 - 2 सॉरी 3 - 1 2, तो +2 प्लस z इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू आ गया 1 - 2, और z इज इक्वल टू 1 - 2 आ गया तो -1, z की वैल्यू आई -1। तो हमसे वैल्यू पूछी x y z की, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, फिर z की वैल्यू आई -1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x y z की वैल्यू हमसे कैलकुलेट कराई थी। क्लियर है, क्लियर है। वो l+3 लिख दिया था हमने गलती से, डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब m/l3, ऊपर गया तो -3, हमने प्लस लिखा हुआ था इसीलिए वहां पर 5 आ रहा था, उस प्लस की वजह से यहां पर वैल्यू क्या आ रही थी, z की 5 आ रही थी, जो कि गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम, एक लास्ट क्वेश्चन 2017 का, AIPMT 2017 का एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, बहुत ही खूबसूरत। टू 2017 length is depend on e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, C एंड G। देखो ये तो एक फोर्स होता है हमारे पास, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये एक अलग क्वांटिटी, इसका कोई नाम नहीं दे सकते हम, क्योंकि इसके साथ अगर d और आ जाता ना, डिस्टेंस r स्क्वायर आ जाता तो ये फोर्स हो जाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। ये वेलोसिटी है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट c से लिखते हैं, कई बार हमने 10th में लिखा भी है। G यूनिवर्सल, 9th में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बात आई समझ में? अरे समझ आई? अगर समझ आई तो लेंथ का डायमेंशन लिख दो। किसका डायमेंशन लिख दो? लेंथ का डायमेंशन लिख दो। लिख देंगे सर, लेंथ का डायमेंशन लिख दो, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड, मतलब एक्स वाई जेड निकाल दो और उसके बाद लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा किसकी टर्म्स में? इनकी टर्म्स में, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी और जी की टर्म्स में आ जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम है सी का डायमेंशन, तो हमें पता है इसका डायमेंशन क्या होगा, और इसका डायमेंशन भी हम निकालेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन भी निकालेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th में पढ़ा है, फॉर्मूला होता है दोनों का। पहले इसका देखो, लेंथ का तो पता ही है, पहले एलएचएस देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ आ रहा है और लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा, मतलब m0 l1 t0। लेफ्ट हैंड साइड तो खत्म हुई बात। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, मान के चलो। दो इलेक्ट्रॉन्स रखे, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है दोनों पे। तो इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर डी, इस डी स्क्वायर को इधर ले आओ, एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, सोल्व हो गया। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन वही होगा जो एफ इंटू डी स्क्वायर का होगा। सो भाई एफ इंटू डी स्क्वायर, इस डी को मैं इधर ले आया, इस डी को इधर ले आया तो फोर्स है ये फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ, 12th क्लास में पढ़ते हैं हम। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच का फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका इतना ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला होता है हमारे पास और इस तरह से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। इधर देखना एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस डी स्क्वायर को इधर लेके चला जाऊं तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया, F इंटू डी स्क्वायर के बराबर। मतलब ये कि ये क्वांटिटी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका डायमेंशन इसके बराबर अपने आप होगा। मतलब इसका डायमेंशन निकाल दो, किसके बराबर आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला याद रखिए, इसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। मतलब चार्ज का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सीधी सी बात। चार्ज का स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ई इंटू ये सेम चार्ज है, E1 E2 होता तो E1 इंटू E2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, याद रखो, बार बार कह रहा हूं, m1 L1 T माइनस 2, डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया L स्क्वायर, m1 L2 ये L1 ये L3 हो गया भाई T माइनस 2। अरे समझ आया नहीं आया, L1 ये d डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, स्क्वायर आ रहा स्क्वायर, तो 1 2 3 m1 L3 T माइनस 2। ये डायमेंशन आ गया किसका, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटे, डायमेंशन फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होंगे ये मैं मेथड आपको बता रहा हूं, डायमेंशन आने चाहिए। डायमेंशन निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, जनरल फॉर्मुलेशन सभी क्वांटिटीज की याद हो। 11th में अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर डायमेंशन अभी याद नहीं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ये बहुत सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। जैसे डायमेंशन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि भाई फोर्स का ये होगा, वेलोसिटी का ये होगा, एक्सीलरेशन का ये होगा, उसी तरह से आप भी डायरेक्ट लिखने लगोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराओ मत। 11th है, अभी बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने बाकी हैं। उसके बाद हमारे पास है सी का तो डायमेंशन तुम लिख ही दोगे, m0 वेलोसिटी है वो, तो L1 T माइनस 1 जी। बेटा ये नई बात नहीं है आपके लिए, दो मास बीच की डिस्टेंस d, फोर्स होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यही होता है, बिल्कुल यही होता है सर। लंबा हो गया लेक्चर भाई। f देखो g का निकालना है ना, तो g इज इक्वल टू हो गया f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। थोड़ा सा देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आपका भी कराना है। g फोर्स का डायमेंशन m1, थोड़ा स्पीडली करा रहा हूं, m1 L1 T माइनस 2 इंटू L2 m1, उसका भी m1, दोनों मास ही है, स्क्वायर मत कर देना कभी m इंटू m स्क्वायर, m2 हो जाएगा लेकिन एक कैंसिल हो रहा है, कभी नीचे 2 लिख दो, यहां से m ऊपर गया -1 L1 L2 L3 T माइनस 2, बाकी कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, ये डायमेंशन किसका आ गया, जी का। पुट कर लो, डायमेंशन पुट कर लो दोनों तरफ। अब आगे सोल्व नहीं कराऊंगा, इसका आंसर सोल्व करके मेरे को दोगे कि x की वैल्यू क्या आई, आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। अगर सोल्व ना हो तो भी बताएं कमेंट करके, और सोल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आंसर दे मेरे को x y z की वैल्यू बताएं, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है इसमें भाई, इसमें जितनी क्वांटिटी यूज हो रही है मैंने सबका डायमेंशन आपको बता दिया। लेंथ का डायमेंशन ये होगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा डायमेंशन होगा m1 L3 T माइनस 2 रेज टू पावर x लिख दोगे। c का डायमेंशन m0 L1 T माइनस 1 रेज टू पावर y लिख दोगे। z का फॉर्मूला होगा m-1 L3 T रेज टू पावर, ये -2 है भाई, पावर z लिख दोगे। दोनों तरफ से पावर को कंपेयर कर लो, m की पावर l की पावर t की पावर। पहले कंपेयर करने से पहले मैं जिन जिन का बेस है उनकी पावर ऐड कर लो, ऐड करने के बाद दोनों तरफ से पावर को कंपेयर कर दो, कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल दो, x y z की वैल्यू निकाल दो। और x y z की वैल्यू यही हमसे पूछी है कि यहाँ पर x y z क्या होगा, x y z की वैल्यू मेरे को सोल्व करके जरूर बताएं। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। और अब बात करते हैं आपके उस खूबसूरत से सवाल की जो आपसे सोल्व नहीं हुआ।
देखो क्वेश्चन था ये, सोल्व करें भाई इस चीज, इसको यहां छोड़े ना, मेरे को जरूर बताएं इस चीज के बारे में सोल्व हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। कोई स्फेरिकल बॉडी थी, क्वेश्चन ये था, एक बार मैं रिपीट करता हूं। एक स्फेरिकल बॉडी को हमने ऊपर से डाला एक लिक्विड के अंदर, और उस लिक्विड के अंदर जाने के बाद उस पे जो फोर्स लगा वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी आर पे, रेज टू पावर एक्स। उसके बाद दूसरा डिपेंडेंट फैक्टर आपको मैंने फैक्टर दिया था शायद, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा रेज टू पावर वाई। और तीसरा जो फैक्टर दिया था वो हमारे पास वेलोसिटी था, क्रिटिकल वेलोसिटी वी रेज टू पावर जेड। हमें फॉर्मूला फोर्स का निकालना था। किसका फॉर्मूला निकालना था? फोर्स का। डायमेंशन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फोर्स का, फोर्स m1 l1 t-2। ओके, राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्या, आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, रेडियस है तो लेंथ m0 l1 t0, m0 l1 t0, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये तो आर का हो गया, ईटा का डायमेंशन हो गया m1 l-1 t-1, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास m0 l1 t-1। यही था। लिखो m1 l1 t-2 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में हमने लिखा क्या, m0 l1 t0 रेज टू पावर x। उसके बाद हमने लिखा m1 l-1 t-1 रेज टू पावर y। उसके बाद हमने लिखा वेलोसिटी का m0 l1 t-1 रेज टू पावर z। राइट हैंड साइड में पावर्स जिनका बेस है उनकी पावर ऐड करके लिखो पहले, m रेज टू पावर m पावर 0 रेज टू पावर x 0 हो गया, यहां से 1 इंटू y y, और यहां से 0 मतलब m रेज टू पावर y, l की पावर x, l की पावर माइनस y, l की पावर प्लस z, उधर t की पावर 0, यहां पर t की पावर माइनस y, यहां पर t की पावर माइनस z। कंपेयर करो, पावर ऑफ m, पावर ऑफ m को कंपेयर करा तो किया तो 1, इधर से y, मेरे ख्याल से y की वैल्यू 1, और तो कुछ है नहीं। पावर ऑफ l, पावर ऑफ l को कंपेयर करोगे 1, यहां से l की पावर कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई प्लस z। अभी इस इक्वेशन को छोड़ दो, बाद में बात करेंगे क्योंकि x की वैल्यू नहीं आई, अभी से हमारे पास केवल y की वैल्यू है। पावर ऑफ t को कंपेयर कर लो, पावर ऑफ t, पावर ऑफ t को कंपेयर करोगे यहां से -2, यहां से पावर ऑफ t को कंपेयर करोगे तो -y और -z। सोल्व हो गया, z की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि z की वैल्यू हम y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, y 1, y 1 पुट करो, -2 y 1 पुट करोगे तो -1 z। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो z आ गया भाई हमारे पास, इस वन को इधर ले जाओ, -1 प्लस -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -z, 1 - 2 -1, -1 इज इक्वल टू -z, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 1। बेटा z इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखना क्या आया, 1 इज इक्वल टू x माइनस y, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू +1 प्लस z है, कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। पुट कर लो, f इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट k लगा दिया, r x 1 ईटा y 1 वेलोसिटी z रेज टू पावर z 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, f इज इक्वल टू k r ईटा v। 1 को लिखो तो ठीक है, नहीं तो ये लिख दो। इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। फॉर्मूला है ये स्टोक्स लॉ का, और स्टोक्स लॉ हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। किसमें पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। स्टोक्स लॉ बोलते हैं, स्टोक्स थ्योरम भी बोलते हैं। और एक बात और बता दूं, यहां पर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट k की वैल्यू होती है, कुछ जगह होती है कुछ जगह नहीं होती, ये लिमिटेशन है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में k की वैल्यू हमने लिखी 2 पाई, यही तो निकाला फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g।
उस k की जगह हमने क्या पुट कर दिया था 2 पाई, तो यहाँ पर भी इस k की वैल्यू पता है क्या होती है, हाइड्रोडायनेमिक्स यूनिट नंबर 7 में जब पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ पर 6 पाई, k इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 6 पाई, मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास हम यूनिट नंबर 7 में ये पढ़ेंगे 6 पाई और, ठीक है। तो ये आपका एक खूबसूरत सा लेक्चर समाप्त करते हैं, इसको खत्म करते हैं यहीं पे। अगला लेक्चर इन्हीं एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन पे एक बार फिर लेकर आएंगे कुछ और बहुत ही अच्छे सवाल क्वेश्चन के साथ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।